हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि एक्ट नंबर 45 है 2023 का, और इसी ने इंडियन पिनल कोड को रिपील किया है। उसकी बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग है और आज हम सेक्शन 2 से डील करेंगे। तो सेक्शन 2 में बेसिकली सिर्फ एक नया सब सेक्शन जो कि है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3, जिसमें कि चाइल्ड को डिफ़ाइन किया गया है। तो ये पहले नहीं था और ये नया ऐड किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जो कि इंडियन पिनल कोड में नहीं था। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। तो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन क्लॉजेस से डील करता है, जिसमें कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 कहता है, एक्ट की बात करता है कि एक्ट क्या है। तो इसमें बोल रहा है एक्ट डोनेट act denotes as well a series of act as a single acts, मीन्स कार्यों की एक जो सीरीज है उसी प्रकार से उसको ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक सिंगल एक्ट हुआ हो। एनिमल, दूसरा सब सेक्शन एनिमल की बात करता है। इसमें बोला गया है कि एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर दैन अ ह्यूमन बींग, यानी कि ह्यूमन बींग को छोड़ के बाकी सभी को एनिमल माना जाएगा। सब सेक्शन 3 जो कि चाइल्ड, जो कि नया ऐड हुआ है, इसमें तो चाइल्ड की डेफिनेशन दे रहा है, जिसमें बोल रहा है चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। एंड सब सेक्शन 4 काउंटरफिट की बात कर रहा है, जो कि काउंटरफिट में की डेफिनेशन में बोला गया है कि अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफिट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर जो कोई व्यक्ति है जो कोई ऐसी चीज़ बनाता है जो कि मतलब नकल करना है, नकल करके ऐसा कुछ बता रहा है जिसको देखकर कोई मतलब कोई भ्रमित हो सकता है या उसको ऐसा लग सकता है कि ये ओरिजिनली चीज़ है, तो वो डिसीटफुल मानी जाएगी। और एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन हमारे पास है 2, जिसमें फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट दी इंटीमेशन शुड बी एग्जैक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि जो काउंटरफिट करके जो नकल की गई है वो एग्जैक्ट हो, मतलब कुछ सिमिलर हो सकती है, लेकिन अगर जो आपने नकल किया है तो वो नकल के अंदर ही आएगी, चाहे आपने पूरी कॉपी नहीं की हो, अगर जो आपने उससे आइडिया भी लिया है तभी भी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 बात कर रहा है कि when a person causes one thing to resemble another thing and resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing that one thing to resemble the another thing intended by means of that resemblance to practice deception, or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन 2 है उसमें बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य करता है और वो जो चीज़ बना रहा है वो ऐसा होता है कि पहली चीज़ की बेसिकली पूरी प्रॉपर कॉपी लाइक नहीं भी होती, लेकिन सिमिलर जैसी चीज़ दिखती है, तो उसके मीन्स अगर जो कोई पर्सन अचानक से उसको देखे तो उसको ऐसा भ्रमित, ऐसा मतलब लगता है, ऐसा आशय प्रतीत होता है कि ये ओरिजिनल चीज़ ही है, तो वो डिसीटफुल के अंदर प्रैक्टिस की हुई मानी जाएगी। और सब सेक्शन 5 बोल रहा है, सेक्शन 2 का कोर्ट की डेफिनेशन दे रहा है, जिसमें बोल रहा है कोर्ट मीन्स अ जज who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। तो सब सेक्शन 5 बोल रहा है कि न्यायालय में वह न्यायाधीश जिस जो कि कोई कार्य के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है, वो कोर्ट
कहलाएगा। और सब सेक्शन 6 के डेथ की डेफिनेशन दे रहा है, जिसका मतलब है द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो बोल रहे हैं मृत्यु जब तक कि संदर्भ के तत्व प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु का अभिप्रेत है। और सबसेक्शन 7 बोल रहा है, सबसेक्शन 7 बात करता है डिसऑनेस्टली, मतलब बेईमानी से डील कर रहा है। तो बोल रहा है कि डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। यानी कि जो किसी इस आशय से कोई करता है काम जिससे एक व्यक्ति को तो संतोष लाभ होता है और दूसरे व्यक्ति को संतोष हानि होती है, तो उसे डिसऑनेस्टली बोला जाता है। सब सेक्शन 8 बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज। तो बेसिकली इसमें बोला है डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर्स एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंसेस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स, or by more than one of those means, and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter। इसमें बोल रहा है कि दस्तावेज बेसिकली वो सारी चीज़ें आएगी, अगर जो कोई पत्थर, कोई लेटर है, फिगर है, मार्क्स है, अगर जो किसी पत्थर पे, पेड़ पे किसी चीज़ का मार्क्स कुछ लिख दिया गया है, स्क्रैप्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें दस्तावेज़ कहलाई जाएगी। और कोई ऐसा चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आई है, डिजिटल अभिलेख हैं और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, तो जो कि किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, साक्षी हैं उस चीज़ का, किसी चीज़ का, तो वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर उनको इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है, एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है इट इज़ इमेटीरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर formed, or whether the evidence is intended for or may be used in a court or not। इसमें एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बोल रहा है कि यह बेसिकली तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर या अंक या चिन्हित बनाए गए, जो भी मार्क्स वगैरह बनाए गए, किसी चीज़ पे बनाए गए हैं या कैसे बनाया गया, वो मैटर उतना नहीं करता। बस मेन चीज़ ये है कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, कि मतलब मैटर सिर्फ ये करता है कि जो भी स्क्रैप्चर, लेटर, फॉर्म किसी भी फॉर्म में हमें मिल रहा है कहीं पे, इवन अगर जो किसी ने घर के ऊपर भी कुछ लिख दिया हो, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट मान की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कह रहा है पर वो सिर्फ इतना मैटर करता है कि जो हमारे पास स्क्रैप्चर्स मिले हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी चीज़ के ऊपर गुदे हुए, तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी अदालत में, और उसको कितना उपयोग किया जा सकता है अदालत में। तो एक्सप्लेनेशन 1 यही कह रहा है। उसके बाद सेक्शन 2 का सब सेक्शन 8 का सब क्लॉजेस ए बात कर रहा है। ए कह रहा है अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट which may be used as a evidence of the contract is a document। मीन्स अगर जो कोई राइटिंग एक्सप्रेस की गई है किसी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को और उसको एज अ एविडेंस दिया जा रहा है कोर्ट में, तो डॉक्यूमेंट की तरह माना जाएगा। बी कह रहा है अ चेक अपॉन अ बैंकर इज़ अ डॉक्यूमेंट। जो बैंकर के लिए चेक एक डॉक्यूमेंट होगा। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सी उसके बाद डी बोल रहा है अ मैप और प्लान विच इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस इज़ अ डॉक्यूमेंट। यानी कि जो कोई मैप है, प्लान है, कुछ वो भी एक डॉक्यूमेंट है, एक टाइप का डॉक्यूमेंट्स है और एविडेंस है जिसको कि कोर्ट में दिया जा सकता है। ई बोल रहा है अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन इज़ अ डॉक्यूमेंट। यानी अगर जो किसी राइटिंग के फॉर्म में किसी पर्सन को कोई इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन दिया जा रहा है, तो वो भी डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 बात कर रहा है
एक्सप्लेनेशन टू बोल रहा है वट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letter figure or marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed। इसमें बोल रहे एक्सप्लेनेशन टू कि अक्षरों अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों अंकों या चिन्हों की से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन एक इलिस्ट्रेशन है जिसमें है ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट as explained by mercantile uses is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and shall be constructed in the same manner as if the word pay to the holder or word to that effect had been written over the signature। इसमें बोल रहा है कि का जो कि एक नॉर्मल राइटिंग में के फॉर्म में जो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल होता है उसके पीछे अपना सिग्नेचर देता है और नाम लिख देता है, सिग्नेचर नाम लिख देता है। तो जो वाणिज्यिक प्रथा है यानी के अनुसार व्याख्या करने पर इस जो पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया गया, यानी कि जो धारक है उसको जो इसमें जो पेएबल वैल्यू बन रही थी उसको दे दिया गया है। तो पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो कि हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो और शब्द या प्रभाव वाले शब्द दिए गए हों। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन कि उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि जो रिटर्न फॉर्म में सिग्नेचर में मतलब डिफाइन कर रहा है कि उस पर्सन को जो जिसके नाम से बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको पैसे मिल गए हैं। सबसेक्शन 9 बोल रहा है फ्रॉडुलेंट की एक्सप्लेनेशन मीनिंग दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है, जिसमें बोल रहा है फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, यानी कि कपटपूर्ण डिसऑनेस्टली यानी कपटपूर्ण तरीके से अगर जो के आशय से कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है तो वो जिससे दूसरे को प्रॉब्लम या कोई ट्रबल में फंसा सकता है तो फ्रॉडुलेंट कहलाता है। 10वां सबसेक्शन बोल रहा है जेंडर की डेफिनेशन दे रहा है, जिसमें बोल रहा है द प्रोनाउन द ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। इसमें जो जेंडर लिंग को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि लिंग के अंदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ही आएंगे। एक्सप्लेनेशन कह रहा है ट्रांसजेंडर शेल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉजेस के ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। इसमें एक्सप्लेनेशन में बात कर रहा है जिसमें सेक्शन 2 के में भी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है। इस एक्ट में ट्रांजैक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन राइट 2019। उसके बाद सबसेक्शन 11 बात कर रहा है सेक्शन 2 का गुड फेथ की डेफिनेशन दे रहा है। तो इसमें गुड फेथ की डेफिनेशन यानी गुड फेथ यानी सद्भावनापूर्ण, यानी कोई जो पर्सन कुछ अच्छे एम से कुछ चीज़ को कर रहा है। तो इसमें बोल रहा है गुड फेथ इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, यानी कोई बात गुड फेथ में तब कही जाएगी जब या तो विश्वास की गई है या नहीं की जाएगी और सतर्कता और ध्यान के बिना की गई विश्वास की गई हो। यानी कि अगर जो कोई ऐसा कार्य है जिसमें वो पर्सन बिलीव कर रहा है कि जो कर रहा है ना वो करेक्ट है और बिना
किसी केयर और कॉजन के और कर रहा है, तो लेकिन उसको पता है कि वो कुछ जो भी कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा, वो जो भी करने जा रहा है उससे किसी की भलाई है, तो वो गुड फेथ कहलाएगा। सब सेक्शन लाइक यहाँ पे गुड फेथ का कनेक्शन मतलब हम सही से इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक डॉक्टर्स जो कि जैसे ऑपरेशंस वगैरह करते हैं तो उनको जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में तो उनको पता ही है होता है कि क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिनमें कि उनको चांसेस होते हैं कि ठीक है मे बी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या ना हो, तो अगर जो लेकिन उनका इंटेंशन तो ये होता है ना कि हम मतलब ठीक करना है, ऑपरेशन सक्सेसफुल ही करना है, उनका एम तो यही है, लेकिन वो मिसफॉर्चून होता है कि कुछ केसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो उस केस में यहाँ पे यही है कि गुड फेथ मतलब गुड फेथ तो था उनका, जिसमें उन्होंने पूरी जो ड्यू केयर वगैरह के साथ की थी वो चीज़, लेकिन ठीक है अनफॉर्चुनेटली वो रॉन्ग हो गई। सेक्शन 2 का क्लॉजेस सबसेक्शन 12 बात कर डेफिनेशन देता है गवर्नमेंट की, तो इसमें बोला है गवर्नमेंट मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होंगे। 13वां सबसेक्शन 13 बोल रहा है हार्बर की डेफिनेशन दे रहा है। हार्बर मीन्स श्रेय है, जो इसमें बोला है इंक्लूड सप्लाई अ पर्सन विथ शेल्टर फूड ड्रिंक मनी क्लॉथ आर्म ammunition or means of convenience or the assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in these clauses or not to evade apprehension। इसमें बोल रहा है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन, पेय, जल, वस्त्र और बेसिकली जो बेसिक नीड होती है एक पर्सन की वो सब प्रोवाइड करना, तो किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार से इस खंड में प्रमाणित किया गया है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना होता है, उसे हार्बर कहते हैं। इसमें 14 सब सेक्शन 14 बात कर रहा है इंजरी के, तो इंजरी में 14 बात कर रहा है इंजरी जो कि है क्षति, यानी कि किसी प्रकार की जो इंजरी आपको घाव हो जाए, तो इसमें बोल रहा है इंजरी मीन्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो वही बोल रहा है कि अगर जो कोई भी हानि यानी क्षति से कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि किसी व्यक्ति के शरीर मन और संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति हो, किसी प्रकार की हानि हो, अवैध रूप से उसको कुछ कार्य इफेक्ट कर रहा हो, तो वो इंजरी के अंदर आएगा। उसके बाद सब सेक्शन 15 जो कि सेक्शन 2 का डेफिनेशन है, इसमें इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, यानी किसी चीज़ को अवैध करने के लिए लीगली रूप से आपको बाउंड बताया जा रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि द वर्ड इलीगल इज़ एप्लीकेबल टू द एवरीथिंग विच इज़ एन offense or offense is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action and a person is said to be illegally bound to do whatever it is illegal in him to omit। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो कि अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिबद्ध हो या तो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। ठीक है, उसके मतलब कि इलीगल मैटर है, लेकिन लीगली रूप से आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप उस चीज़ को करने के लिए बाउंड हो, लीगली बाउंड हो, ओमिटेड हो, तो वो इलीगल कहलाएगा। तो ये आज हमने सेक्शन 2 और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन क्लॉजेस है सब सेक्शन 15 तक पहुँचे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाकी बचे हुए डेफिनेशंस क्लॉजेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।